नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। देखिए, डिलीट करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त डाउनलोड करने में लगता है, क्योंकि सर्जन करने में वक्त लगता है, विसर्जन करने में नहीं। इसलिए सोच समझकर ही कदम उठाएं, क्योंकि बनाने में वक्त लगता है, बिगाड़ने में नहीं। करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्यिक परिचय की। फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय पहले पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या पता कब क्या पेपर में आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म, और एक बात और आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कहते हैं कि जो किताबों में, मैं क्या कहूँ, बोर्ड भी यही कहता है कि जो किताबों में जो लिखा हुआ है, जन्म हो मृत्यु हो, जो भी किताबों में लिखा हुआ है वही सच है। अब आप कहें, आप गूगल पे से उठा रहे हैं, मन में आ रहे जहाँ से कोई चीज़ आपसे, आप कहें कि वहाँ ऐसे लिखा रहा है, वहाँ तो ऐसे लिखा रहा है, वहाँ ऐसे लिखा रहा है, तो उन चीज़ों का यह मायना नहीं होता है। यहाँ मायना केवल एक ही चीज़ का है, और वो है बुक। किताब ही सब कुछ है। किताब में जो लिखा हुआ है वही सच है, क्योंकि आपके बोर्ड के पैटर्न पे किताबों पे आधारित होता है, किसी दूसरे के कहने से काम नहीं चलता है। ठीक है, चलते हैं आगे। नहीं तो आप भी उस साक्षी की तरह हो जाओ। एक साक्षी ने मेरे कमेंट किया, एक लड़की ने, कि सर विद्यापति का जो जन्म है वो तो गूगल पे तो 1354 बता रहा है, और आपने 1350 लिखा दिया। फिर मैंने ध्यान से देखा और मैंने बोला कि पहले तो आप ढंग से देखो, मैंने 1380 लिखा रखा है, और आपकी किताब में भी जन्म सन 1380 है, क्योंकि आपने पहले देखा ही नहीं। कहते ना कि हम बहुत बार भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें खुद को ही पता नहीं होता है कि हम क्या से क्या कर रहे हैं। तो खो गए हम ना जाने कहाँ, और जाना कहाँ था, और जा कहीं और गए। तो ऐसा ना करें। इनका जन्म सन 4 मार्च, कब हुआ था? 4 मार्च, कब हुआ था? 4 मार्च 1921 को। तो 4 मार्च 1921 को, चाहे यहाँ सन लिखे नहीं लिखे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, भले डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इनका जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ। कब हुआ था? 4 मार्च 1921 को इनका जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921 को। जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान था बिहार के पूर्णिया जिले का नाम क्या है? पूर्णिया, और ओराही हिंगना नामक गांव में। यहां नामक गांव आएगा, ठीक है। ओराही हिंगना नामक गांव में, तो यहां आएगा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को कब हुई थी? 11 अप्रैल 1977 को। इनका मूल नाम है फणीश्वर नाथ मंडल। किनका मूल नाम? फणीश्वर नाथ रेणु का जो मूल नाम है वो है फणीश्वर नाथ मंडल। क्या नाम है? फणीश्वर नाथ मंडल। इनका मूल नाम है फणीश्वर नाथ मंडल। आगे बात करते हैं पिता के नाम की। तो इनके पिता का नाम शीलानाथ मंडल था। इनके पिता का नाम क्या था? शीलानाथ मंडल। फिर बात करते हैं माता की।
इनकी माता का नाम पानो देवी, क्या नाम था? पानो देवी। इसके बाद बात करते हैं पेशा, ये क्या करते थे? तो इन्हें उपन्यासकार कहा जाता है और इन्हें संस्मरणकार भी कहा जाता है। इन्हें उपन्यासकार भी कहा जाता है, इन्हें संस्मरणकार भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। फिर आगे बढ़ते हैं। रेणु मतलब फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। कौन से कथाकार हैं? आंचलिक कथाकार, ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार हैं, किसके? हिंदी के। आगे बात करते हैं, नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी फणीश्वर नाथ रेणु की सक्रिय भूमिका रही। कैसी भूमिका रही? सक्रिय भूमिका रही। अब आगे बात करते हैं, कहानी संग्रह मतलब प्रमुख रचनाएं की कौन कौन सी है, कौन कौन सी इन्होंने प्रमुख रचनाएं लिखी। तो प्रमुख रचनाओं की बात करें, सबसे पहले आ जाएगा कहानी संग्रह। तो कहानी संग्रह में पहला कहानी संग्रह है ठुमरी। कौन सा है? ठुमरी। दूसरे की बात करें अग्निखोर। तीसरे की बात करें आदिम रात्रि की महक। अगले की बात करें एक श्रावणी दोपहरी की धूल। एक श्रावणी दोपहरी की धूल, ये इनके क्या हैं? कहानी संग्रह। फिर बात करते हैं संस्मरण की। किसकी? संस्मरण की। स्मृति के आधार पर लिखी गई रचना को क्या कहते हैं? संस्मरण। तो संस्मरण में इन्होंने पहला लिखा ऋण जल, दूसरा लिखा वन तुलसी की गंध, तीसरा लिखा श्रुत आश्रुत पर्व। अगर उपन्यास की बात करें तो इन्होंने उपन्यासों में पहला लिखा मेला आंचल। इनका जो उपन्यास है वो उपन्यास है मेला आंचल। उसके बाद इन्होंने उपन्यास लिखा परती, फिर लिखा परिकथा, फिर इनका उपन्यास है दीर्घ तपा, फिर है कलंक मुक्ति। ये किनके उपन्यास हैं? ये हैं फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास। अब बात करते हैं रिपोर्टाज की। इन्होंने कौन कौन से रिपोर्टाज लिखे, आइए देखते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज की यदि हम बात करें तो सबसे पहला है नेपाली क्रांति। सबसे पहले चलते हैं नेपाली क्रांति कथा। और दूसरे की बात करें तो ये आएगा 5 खंडों में समग्र। दूसरा आएगा 5 खंडों में समग्र। इस प्रकार हमने फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय पूरा पढ़ा। देखिए, ये जरूरी नहीं कि सारी चीजें हमें याद हो, पर यदि हम मन लगाकर किसी चीज को करें तो ये भी जो है नामुमकिन नहीं कि हमें याद नहीं होगी, जरूर होगी, पर मन लगा के पढ़ना जरूरी है। और एक बात और समझिएगा, बोर्ड के प्रश्न पत्र में कौन कौन से परिचय आए हैं,
कौन कौन से परिचय हमें पढ़ने चाहिए और क्या क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। सबसे पहले तो आप 2 साल के पेपर उठाइए और उनमें देखिए कौन कौन से परिचय आ चुके हैं और उनके बाद क्या क्या बच रहा है। देखिए, टीचर का धर्म होता है सारी चीजें पढ़ाना, हमें तो सारी चीजें पढ़ानी ही पड़ेगी, हमारा तो धर्म ही यही है। लेकिन आप उन चीजों में से छांट ले कि हमें अब क्या क्या याद करना है। आपकी परीक्षा इतनी पास आती जा रही है क्योंकि 15 फरवरी को एग्जाम है। यदि अभी भी आप मन लगा के न पढ़े तो समझ लीजिएगा फिर आपको मौका कब मिलेगा और कब पढ़ोगे। तो मैंने पूरे परिचय को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया। यदि आपको परिचय अच्छी तरीके से समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। इसी के साथ हम कक्षा को यही विराम देते हैं, पर मैं आपको एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। एक बात हमेशा याद रखें, जो किताबों में लिखी हुई है वो जानकारी बिल्कुल सही है और सटीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। गूगल के पीछे भाग रहे हैं तो काम नहीं चलेगा। देखिए किस जगह क्या लिखा रहा है, किस जगह क्या लिखा रहा है, इससे अनुसार नहीं चलेगा। किताबों के अनुसार चलिए ताकि आपको आगे जाके समस्या ना आए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में और अगली कक्षा बड़ी रोचक होगी क्योंकि हम संवधिया नाम का जो पाठ है उस संवधिया पाठ को पूरे पहले तो सारांश पढ़ेंगे, फिर उसका सार पढ़ेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।